हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्थोडॉक्स चर्च का ऑर्थोडॉक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वीडियो एकदम मस्त होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दो। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई बकवास के। ऑर्थोडॉक्स चर्चेस शब्द नॉर्थर्न कॉन्टिनेंट के ट्रेडिशनल धार्मिक इंस्टीट्यूशंस को दिखाता है। ये एक कंजर्वेटिव और ट्रेडिशनलिस्ट सोचों को रिप्रेजेंट करता है जो पुराने धार्मिक सिद्धांतों, रीति रिवाजों और उपदेशों को फॉलो करती है। ये उनके असली उपदेशों को बचाए रखने और बड़े बदलाव या नए अर्थ निकालने से बचाने की प्रतिज्ञा को दर्शाता है। सीरीज में 7 ऑर्थोडॉक्स चर्चेस उन 7 चर्चेस को बोला गया है जो थर्ड एपॉच और फोर्थ एपॉच में स्थापित हुई थी। इनमें शामिल है चर्च ऑफ एवरनाइट गॉडेस, चर्च ऑफ द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स, चर्च ऑफ द अर्थ मदर, चर्च ऑफ द गॉड ऑफ कॉम्बैट, चर्च ऑफ द गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम, चर्च ऑफ द इटर्नल ब्लेजिंग सन एंड चर्च ऑफ द गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी। फिफ्थ एपॉच के साल 1352 में चर्च ऑफ द फूल स्थापित हुआ था और साल 1358 से पहले ही इसे सभी ऑर्थोडॉक्स चर्चेस ने मान लिया था। 1360 के लेट समर में अपोकलिप्स के बाद चर्च ऑफ द रूलर ऑफ कैलामिटी और चर्च ऑफ द इटर्नल डार्कनेस स्थापित हुई थी। थर्ड एपॉच में स्थापित हुए चर्चेस। चर्च ऑफ द एवरनाइट गॉडेस, ये थर्ड एपॉच के एंड में हुए कैटलिज्म के बाद ऑफिशियली स्थापित हुआ था, लेकिन पहले से एक पुरानी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में मौजूद था। अपोकलिप्स के बाद ये चर्च ऑफ द गॉड ऑफ कॉम्बैट एंड चर्च ऑफ द डेथ के साथ मिलकर चर्च ऑफ द इटर्नल डार्कनेस बना। दूसरा नाम चर्च ऑफ द एवरनाइट। इस चर्च में एवरनाइट गॉडेस को पूजा जाता है। पाथवेज, डार्कनेस पाथवे, डेथ पाथवे, ट्विलाइट जाइंट पाथवे, इनकम्प्लीट फुल पाथवे, इनकम्प्लीट सीक्वेंस 3 तक, हर्मिट पाथवे, इनकम्प्लीट सीक्वेंस 9 तक और कुछ इनकम्प्लीट पाथवेज। डोमेन लोइंग किंगडम ईस्ट बालम, क्लर्गी अटायर, काले रंग के कपड़े, रेड सिल्वर मार्क्स के साथ। लाल कलर हटा दिया गया जब वो अब लेडी ऑफ क्रिम्सन नहीं रही। बियॉन्डर टीम्स, नाइट हॉक्स और रेड ग्लव्स। चर्च ऑफ द गॉड ऑफ कॉम्बैट, ये भी थर्ड एपॉच के एंड में हुए कैटलिज्म के बाद ऑफिशियली स्थापित हुआ था, लेकिन पहले से एक सीक्रेट ग्रुप की तरह था। एपोकलिप्स के बाद ये चर्च ऑफ एवरनाइट गॉडेस और चर्च ऑफ द डेथ के साथ मिलकर चर्च ऑफ द इटर्नल डार्कनेस बना। दूसरा नाम चर्च ऑफ कॉम्बैट, पूजने वाला देवता है गॉड ऑफ कॉम्बैट। बाद में एवरनाइट गॉडेस के चर्च ने अपनाया। पाथवेज, ट्विलाइट जाइंट पाथवे कंप्लीट, डार्कनेस पाथवे इनकम्प्लीट है और डेथ पाथवे भी इनकम्प्लीट है इनके पास, और कुछ इनकम्प्लीट पाथवेज भी है इनके पास। डोमेन फेसेक एम्पायर, सोनिया आइलैंड, गरगस आर्चपिलागो, ईस्ट बालम, वेस्ट बालम, और इनका अटायर है काले रंग के कपड़े सफेद निशान के साथ। शेफ शेपर्ड के लिए स्क्वायर टोपी। चर्च ऑफ द अर्थ मदर, ये भी थर्ड एपॉच के कैटलिज्म के बाद ऑफिशियली स्थापित हुआ था, लेकिन पहले से एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन था। एपोकलिप्स के बाद इसका प्रभाव कम हो गया और ये सेकेंडरी रिलीजन बन गया। इसका दूसरा नाम चर्च ऑफ अर्थ है और इसमें पूजने वाली गॉडेस है अर्थ मदर। पाथवेज इनके पास है मदर पाथवे कंप्लीट, मून पाथवे कंप्लीट और कुछ इनकम्प्लीट पाथवेज। डोमेन है फेना पोर्टर किंगडम, लोइन किंगडम कुछ लिमिटेड जगह तक, और इनका अटायर है भूरे रंग के कपड़े हरा निशान के साथ, और इनका बियॉन्डर टीम है फर्टिलिटी ऑर्डर। फोर्थ एपॉच में स्थापित हुए चर्चेस। चर्च ऑफ द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स, ये थर्ड एपॉच के कैटलिज्म के बाद स्थापित हुआ था। अपने आप को अर्लीस्ट ऑर्थोडॉक्स चर्च के रूप में मानता है। एपोकलिप्स के बाद इसका प्रभाव कम हो गया। इसका दूसरा नाम चर्च ऑफ स्टॉर्म्स या टायरेंट चर्च, और इसमें पूजने वाला देवता है लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स। पाथवेज, टायरेंट पाथवे कंप्लीट है इनके पास, विजनरी पाथवे इनकम्प्लीट है, सीक्वेंस 7 तक है, और कुछ और भी इनकम्प्लीट पाथवेज है इनके पास। इनका डोमेन है लोइंग किंगडम, ईस्ट बैलम, रॉडस्टेड आर्चिपिलागो, सोनियासी। इनका अटायर है डार्क ब्लू कलर के कपड़े व्हाइट मार्क्स के साथ। इनका बियॉन्डर टीम है मैंडेटेड पनिशर्स।
चर्च ऑफ द गॉड ऑफ नॉलेज एंड विस्डम। ये भी थर्ड एपॉच के कैटलिज्म के बाद स्थापित हुआ था। अपने आप को अर्लीस्ट ऑर्थोडॉक्स चर्च मानता है। एपोकलिप्स के बाद इसका प्रभाव भी कम हो गया। इस चर्च का दूसरा नाम है चर्च ऑफ नॉलेज। इसमें पूजने वाला देवता है गॉड ऑफ नॉलेज एंड विस्डम। पाथवेज वाइट टवर पाथवे जो कंप्लीट है इनके पास, और कुछ इनकम्प्लीट पाथवेज भी है। डोमेन लेनबर्ग सीगर मैसिन। चर्च ऑफ द इटर्नल ब्लेजिंग सन। ये भी थर्ड एपॉच के कैटेक्लिज्म के बाद स्थापित हुआ था और अपने आप को सबसे पुरानी चर्चेस में से एक मानता है। एपोकलिप्स के बाद इसका प्रभाव भी कम हो गया। इसका दूसरा नाम चर्च ऑफ सन है और इसमें पूजने वाला देवता है इटर्नल ब्लेजिंग सन। बाद में एडम ने अपनाया। पाथवेज सन पाथवे कंप्लीट और कुछ इनकम्प्लीट पाथवेज भी है इनके पास। डोमेन है इंटिस रिपब्लिक वेस्ट पैलम और इनका अटायर है वाइट या ब्राउन कपड़े गोल्ड मार्क्स के साथ। बियॉन्डर टीम है इंक्विजिशन। चर्च ऑफ द गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी। ये लेट फोर्थ एपॉच में ऑफिशियली स्थापित हुआ था, लेकिन पहले से एक सीक्रेट ग्रुप के रूप में था। एपोकलिप्स के बाद भी अपना प्रभाव बना रखा। दूसरा नाम चर्च ऑफ स्टीम। पूजने वाला देवता है गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी और इनके पास पैरागन पाथवे कंप्लीट, हरमित पाथवे इनकम्प्लीट और कुछ इनकम्प्लीट पाथवेज भी है। इनका डोमेन है लोइन किंगडम कुछ लिमिटेड जगह तक और इंटिस रिपब्लिक। इनका अटायर है वाइट कपड़े बीच मार्क्स के साथ और इनका बियॉन्डर टीम है मशीनरी हाइव माइंड। और फिफ्थ एपॉच के चर्चेस। चर्च ऑफ द फूल। ये चर्च फिफ्थ एपॉच के साल 1352 में स्थापित हुआ था और 1358 से पहले ही सभी ऑर्थोडॉक्स चर्चेस ने इसे ऑफिशियली मान लिया था। इसका दूसरा नाम है द फूल्स चर्च और इसमें पूजने वाला देवता है द फूल। पाथवेज है इसके पास अब्राहम फैमिली डोर पाथवे जो कंप्लीट है। रोज स्कूल ऑफ थॉट टेम्परेंस फैक्शन चेंड पाथवे जो इनकम्प्लीट है, सिर्फ सीक्वेंस 2 तक है। सिटी ऑफ सिल्वर ट्वाइलाइट जाइंट पाथवे ये भी इनकम्प्लीट है, सीक्वेंस 3 तक ही है। डेथ पाथवे ये भी इनकम्प्लीट है, सीक्वेंस 3 तक है। और हैंग्ड मैन पाथवे ये भी इनकम्प्लीट है, सीक्वेंस 4 तक ही है इनके पास। और सन पाथवे ये भी इनकम्प्लीट है, सीक्वेंस 4 तक। और मून सिटी डार्कनेस पाथवे ये भी इनकम्प्लीट है, सीक्वेंस 4 तक। रेड प्रीस्ट पाथवे इनके पास इनकम्प्लीट है, सीक्वेंस 4 तक। जुडिशियर पाथवे इनकम्प्लीट, सीक्वेंस 4 तक है इनके पास। और कुछ कंप्लीट और इनकम्प्लीट पाथवेज भी हैं। डोमेन रॉस्टेड आर्चिपिलागो साउथर्न कॉन्टिनेंट लोइन किंगडम इंटिस रिपब्लिक पर कुछ लिमिटेड जगह तक। इनका अटायर है लोइन जेंटलमैन जैसा ब्लैक फॉर्मल सूट, एक फाइनली टेलर्ड ब्लैक ट्रेंच कोट और ऑफ टॉप हैट। और चर्च ऑफ द इटर्नल डार्कनेस। ये चर्च साल 1360 में स्थापित हुआ था और ये 3 ग्रुप्स के मर्ज होने से बना। चर्च ऑफ द एवरनाइट गॉडेस, चर्च ऑफ द गॉड ऑफ कॉम्बैट एंड चर्च ऑफ द डेथ। इसमें पूजने वाले देवता हैं इटर्नल डार्कनेस। पाथवेज इनके पास है डार्कनेस पाथवे, ट्वाइलाइट जाइंट पाथवे, डेथ पाथवे। डोमेन है लोइन किंगडम जिनका मेन डोमेन है। इसके बाद आता है चर्च ऑफ द रूलर ऑफ कैलामिटी। ये भी साल 1360 में स्थापित हुआ था और ये सिख चर्च और डिमोनिस सेक्ट के मिलने से बना था। इसमें पूजने वाले देवता है रूलर ऑफ कैलामिटी और इनके पास कौन से पाथवे हैं वो है रेड प्रिस्ट पाथवे, डिमोनिस पाथवे और सेकेंड लॉ पाथवे। और इनका डोमेन है इंटिस रिपब्लिक, यही इनका मेन डोमेन है। तो अब बात कर लेते हैं कि चर्चेस के बीच का रिश्ता कैसा है, उन लोग का रिलेशनशिप कैसा है एक दूसरे के साथ। चर्च ऑफ द इटर्नल ब्लेजिंग सन, चर्च ऑफ द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स और चर्च ऑफ द गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम के बीच के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। ये एक दूसरे को अपना दुश्मन मानते हैं। चर्च ऑफ द एवरनाइट गॉडेस भी चर्च ऑफ द गॉड ऑफ कॉम्बैट के साथ विद्रोह में है फेसेक एम्पायर से। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के चैप्टर 144 में लिखा गया है कि ऑर्थोडॉक्स चर्चेस के बीच की दुश्मनी का कारण उनके अबोव द सीक्वेंस लेवल गॉड्स के बीच का राइवलरी है। एक ग्रेट ओल्ड वन बनने के लिए एडजेसेंट पाथवे के गॉड्स का गिरना जरूरी होता है, इसलिए हर गॉड दूसरे को अपना शत्रु मानता है। लोइन किंगडम में जहां पोलिथिज्म था, बियॉन्डर इवेंट्स के केस में ये डिसाइड किया जाता था कि विक्टिम का फेथ किस डियटी में है, और अगर मल्टीपल डियटीज इन्वॉल्व हो तो ज्यूरिसडिक्शन उस एरिया के चर्च के पास जाती थी जहां इवेंट हुआ। जेंडर रोल्स और चर्चेस के पर्सपेक्टिव। अब बात कर लेते हैं जेंडर रोल्स और चर्च के पर्सपेक्टिव के बारे में। चर्च ऑफ द अर्थ मदर और चर्च ऑफ द एवरनाइट गॉडेस दोनों मानते हैं कि लड़कियों को समाज में पुरुषों के बराबर स्थान मिलना चाहिए, लेकिन अर्थ मदर चर्च में रिप्रोडक्शन को सबसे पवित्र चीज माना जाता है। चर्च ऑफ द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स और चर्च ऑफ द गॉड ऑफ कॉम्बैट सबसे ज्यादा
मेल बेस्ड हैं। चर्च ऑफ द इटर्नल ब्लेजिंग सन भी बायस्ड है, लेकिन उसमें हाई रैंकिंग वुमेन और एक फीमेल एंजल भी मौजूद है। चर्च ऑफ द गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम इंटेलिजेंस के बेसिस पर भेदभाव करता है। चर्च ऑफ द गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी न्यूट्रल है और इसने एवरनाइट गॉडेस चर्च के साथ मिलकर वुमेन को इंडस्ट्री में काम करने के लिए एनकरेज किया था, क्योंकि उस टाइम लेबर की जरूरत थी। अब हम लोग चर्च में पावर्स और हायरार्की कैसे है उसके बारे में बात कर लेते हैं। हर ऑर्थोडॉक्स चर्च अपने पूरे रिलीजियस सिस्टम को एक ऑर्गेनाइज्ड हायरार्की में चलाता है। इस हायरार्की में सबसे ऊपर होता है पोप या हाई प्रीस्ट, जो अपने गॉड का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। उसके नीचे होते हैं कार्डिनल्स, बिशप्स, प्रीस्ट्स और डीकन्स, जो अपने अपने रिलीजियन के चर्चेस और बिलीवर्स को गाइड करते हैं। कुछ चर्चेस में स्पेशल कॉम्बैट और इन्वेस्टिगेशन टीम होती है, जिन्हें बियॉन्डर टीम्स या एनफोर्समेंट टीम्स कहा जाता है, जैसे एवरनाइट गॉडेस चर्च के नाइट हॉक्स और रेड ग्लव्स हैं। लॉर्ड ऑफ द स्टॉर्म्स चर्च के मैंडेटेड पनिशर्स, इटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च के इंक्विजिशन, स्टीम एंड मशीनरी चर्च के मशीनरी हाइव माइंड। ये लोग डायरेक्टली बियॉन्डर इंसिडेंट, सुपरनैचुरल थ्रेट्स और थियोरिटिकल एलिमेंट से डील करते हैं। होली सी, इनके सैक्रेड हेडक्वार्टर्स। अब जरा चर्चेस के मेन हेडक्वार्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। हर चर्च का एक मेन हेडक्वार्टर होता है, जिससे वो बाकी सारे अपने छोटे छोटे चर्च को देखती है। हर चर्च का एक होली सी या सैक्रेड हेडक्वार्टर होता है, जहां उसके सबसे इम्पोर्टेंट रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लिए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर चर्च ऑफ द एवरनाइट गॉडेस का होली सी है टिंजन सिटी और बैकलैंड कैथेड्रल। चर्च ऑफ द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स का है ब्लू माउंटेन आइलैंड। चर्च ऑफ द इटर्नल ब्लेजिंग सन का है सोनिया आइलैंड और चर्च ऑफ द स्टीम एंड मशीनरी का है कॉन्स्टेंट सिटी में। ये प्लेसेस नॉट ओनली वर्शिप के लिए हैं, बल्कि यहाँ सैक्रेड रिलिक्स और एंशिएंट डिवाइन आर्टिफैक्ट्स भी रखे जाते हैं, जिन्हें सील्ड आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। अब बात करते हैं कि चर्चेस के फेथ्स और उनके वर्शिप प्रैक्टिसेस के बारे में। ऑर्थोडॉक्स चर्चेस में रिचुअल्स बहुत ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रिक्ट होते हैं। बिलीवर्स स्पेसिफिक टाइम्स पर प्रार्थना करते हैं और उन्हें अपने गॉड के डोमेन के मुताबिक अपनी लाइफ जीने के लिए इनकरेज किया जाता है। जैसे एवरनाइट गॉडेस चर्च के फॉलोअर्स रात में प्रार्थना करते हैं। लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स के लोग स्टॉर्म्स के समय डिवोशन दिखाते हैं। इटर्नल ब्लेजिंग सन के लोग सुबह के समय सनलाइट में प्रेयर करते हैं। स्टीम एंड मशीनरी चर्च के फॉलोअर्स इंडस्ट्री प्रोग्रेस और इनोवेशन को अपने गॉड का आशीर्वाद मानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हर चर्च के सिंबल के बारे में। हर चर्च का अपना एक सिंबल और ट्रेडिशनल अटायर होता है। अटायर के बारे में तो मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया है, अब मैं तुम लोगों को सिंबल के बारे में बताता हूँ। जैसे एवरनाइट गॉडेस चर्च का सिंबल है ब्लैक फुल मून या अरोरा पैटर्न। लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स का है लाइटनिंग बोल्ट या वेव। इटर्नल ब्लेजिंग सन का है गोल्डन सन एम्बलम। गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम का है ओपन्ड आई या स्क्रोल। गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी का है गियर और मैकेनिकल पैटर्न। अब हम लोग बात करते हैं चर्चेस के होली स्क्रिप्चर्स और टीचिंग्स के बारे में। हर चर्च के पास अपनी सेक्रेड स्क्रिप्चर्स होते हैं, जिनमें उनके गॉड के टेक्निक्स और डिवाइन रिविलेशंस लिखे होते हैं। ये ग्रंथ बिलीवर्स को बताते हैं कि उन्हें दुनिया में कैसे जीना चाहिए और अपने गॉड के डोमेन के प्रिंसिपल्स को कैसे फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एवरनाइट गॉडेस चर्च के स्क्रिप्चर्स डार्कनेस में फेथ और होप सिखाते हैं। लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म चर्च करेज, फ्रीडम और स्ट्रेंथ के प्रचार करता है। स्टीम एंड मशीनरी चर्च में प्रोग्रेस और साइंटिफिक डेवलपमेंट को डिवाइन ड्यूटी माना जाता है। अब बात करते हैं मिरेकल्स और डिवाइन ब्लेसिंग्स के बारे में। ऑर्थोडॉक्स चर्चेस अपने देवता के मिरेकल्स को सबसे बड़ा प्रूफ मानते हैं। उनके क्लर्जी बियॉन्डर्स के रूप में डिवाइन पावर्स का उपयोग करते हैं, ताकि लोगों की मदद कर सके और अपने गॉड की शक्ति दिखाएं। मिरेकल्स का रिकॉर्ड हर चर्च के आर्चीव्स में मेंटेन किया जाता है और उन्हें वर्शिप और पिलग्रिमेज के लिए लोग देखने आते हैं। अब बात करते हैं हर चर्च के धर्म और उनके पनिशमेंट्स के बारे में। अगर कोई बिलीवर अपने फेथ से हट जाए, कोई फॉरबिडन प्रैक्टिस करे, तो उसे हेरेटिक माना जाता है। ऑर्थोडॉक्स चर्चेस उनके लिए अलग अलग पनिशमेंट्स देते हैं, जैसे एक्स कम्युनिकेशन, प्यूरिफिकेशन रिचुअल्स या एग्जीक्यूशन तक। चर्चेस के बियॉन्डर टीम्स जैसे नाइट हॉक्स और इंक्विजिशन ऐसे लोगों का पता लगाते हैं और उन्हें न्याय के सामने लाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हर चर्च का इन्फ्लुएंस, उनका गवर्नेंस और पॉलिटिकल रोल्स। पॉलिटिकल पावर और इन्फ्लुएंस। ऑर्थोडॉक्स
ऑर्थोडॉक्स चर्चेस सिर्फ चर्च नहीं है, ये अपने रेस्पेक्टिव किंगडम्स और नेशंस में पॉलिटिकल और सोशल पावर भी रखती है। हर चर्च का अपना नेटवर्क होता है, प्रीस्ट, बिशप्स और बिलीवर्स का, जो सोसाइटी के हर लेवल तक पहुंचा होता है, फ्रॉम रॉयल कोर्ट्स तक और कॉमन लोगों तक। चर्च के पास अपनी मिलिट्री पावर, साथ और इंटेलिजेंट नेटवर्क्स भी होते हैं, जैसे वो अपनी मर्जी के मुताबिक पॉलिटिकल या सोशल डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे चर्च ऑफ द एवरनाइट गॉडेस का लियोन किंगडम में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। चर्च ऑफ द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स, रॉस्टेड आर्चियोपिलागो और कोस्टल रीजन्स में राजनीति को कंट्रोल करते हैं। चर्च ऑफ द एटर्नल ब्लेजिंग सन, फेसिक एम्पायर के गवर्नमेंट पॉलिसीज में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। चर्च ऑफ स्टीम एंड मशीनरी, इंटिस रिपब्लिक के इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ में की रोल निभाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन चर्चेस एंड स्टेट्स। कुछ कंट्रीज में चर्च और स्टेट एक ही सिस्टम का हिस्सा है, जबकि कुछ जगह पर चर्च एक इंडिपेंडेंट पावर के रूप में काम करती है। लियोन किंगडम जैसे देशों में चर्च ऑफ द एवरनाइट गॉडेस का रोल जुडिशरी और गवर्नेंस दोनों में होता है। इसका मतलब अगर कोई सुपरनैचुरल या फेथ रिलेटेड केस होता है तो उसका फैसला चर्च करता है। कुछ केसेस में गवर्नमेंट भी चर्च के सजेशंस पे एक्ट करती है, क्योंकि उनके पास डिवाइन और सुपरनैचुरल मैटर्स का एक्सपीरियंस होता है। अब बात करते हैं चर्च में हायरार्की और पॉलिटिकल अथॉरिटी के बारे में। हाई रैंकिंग क्लर्क, कार्डियल्स और आर्च बिशप्स कई बार किंग्स और नोबल्स के इक्वल अथॉरिटी में होते हैं। उनके पास डायरेक्ट एक्सेस होता है पॉलिटिकल लीडर्स तक और उनके डिसीजंस पूरे देश में लॉ और पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं। चर्च अपने बिलीवर्स के थ्रू एक मास इन्फ्लुएंस बनाता है। अगर चर्च किसी रूलर के अगेंस्ट हो जाए तो लोगों का फेथ उस रूलर से हट जाता है, जो उसके डाउनफॉल का कारण बन सकता है। अब बात करते हैं चर्चेस के एजुकेशन और उनके सोशल कंट्रोल के बारे में। ऑर्थोडॉक्स चर्चेस एजुकेशन और मोरालिटी को कंट्रोल करते हैं। उनके स्कूल्स और सेमिनार्स लोगों को गॉड के टीचिंग्स और बेसिक नॉलेज सिखाते हैं, लेकिन यह एजुकेशन मोस्टली उनके बिलीफ सिस्टम के अनुसार होती है। चर्च ऑफ द नॉलेज एंड विस्डम ने लिटरेसी और फिलोसफी को बढ़ावा दिया। स्टीम एंड मशीनरी चर्च ने टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल नॉलेज को प्रमोट किया। एवरनाइट गॉडेस और अर्थ मदर चर्चेस ने स्पिरिचुअल और मॉरल गाइडेंस पे ज्यादा फोकस किया। इसके अलावा ये चर्चेस फेस्टिवल्स, मॉरल बिहेवियर्स और कम्युनिटी डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, ताकि समाज में पीस और यूनिटी बनी रहे। अब बात करते हैं चर्चेस के इकोनॉमी और वेल्थ के बारे में। ऑर्थोडॉक्स चर्चेस के पास एनॉर्मस वेल्थ होता है, टेम्पल्स, डोनेशंस और सैक्रेड रिलिक्स के फॉर्म में। कई चर्चेस के पास एग्रीकल्चर लैंड, इंडस्ट्रियल वर्कशॉप्स और ट्रेड बिजनेस भी होते हैं। ये अपने बिलीवर्स से रिलीजियस टैक्स लेते हैं और उसे अपने ऑपरेशंस, ऑर्फनेज और मिशंस चलाते हैं। कुछ चर्चेस जैसे स्टीम एंड मशीनरी ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम मशीन्स इन्वेंशंस में इन्वेस्ट करके अपनी इनकम और इन्फ्लुएंस दोनों बढ़ा लिया। अब बात करते हैं फॉरेन रिलेशंस और मिशनरी वर्क। चर्चेस अपने फेथ को दूसरे रिलीजन्स तक पहुंचाने के लिए मिशनरी वर्क करते हैं। मिशनरी इस नए लोग को कन्वर्ट करते हैं और लोकल कल्चर में चर्च का इफेक्ट फैलाते हैं। इससे कई बार रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि हर चर्च अपने गॉड को सुप्रीम साबित करना चाहता है। अब बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स और रिलीजियस वॉर्स के बारे में। चर्चेस के बीच राइवलरी सिर्फ फेथ तक सीमित नहीं है, कई बार ये फुल फ्लेज्ड रिलीजियस वॉर्स तक पहुंच गई है। ये वॉर्स मोस्टली तब होती है जब एक चर्च दूसरे के फॉलोअर्स को कन्वर्ट करने लगता है या किसी गॉड के इन्फ्लुएंस को कम करने की कोशिश करता है। हिस्ट्री में कई बार एवरनाइट गॉडेस और इटर्नल ब्लेजिंग सन के फॉलोअर्स, लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स और गॉड ऑफ कॉम्बैक्ट के फॉलोअर्स के बीच लड़ाई हुई है। ऐसे युद्धों में बियॉन्ड स्टीम और डिवाइन मिराकल्स तक का उपयोग हुआ था। अब बात करते हैं पब्लिक परसेप्शन और फेथ स्टेबिलिटी। लोग अपने चर्च को प्रोटेक्शन, जस्टिस और डिवाइन गाइडेंस का सिंबल मानते हैं। उन्हें लगता है कि चर्च के थ्रू ही उनका गॉड उनसे बात करता है। लेकिन कुछ लोग स्पेशली मॉडर्न सोसाइटीज में चर्च के अथॉरिटी और करप्शन पे सवाल उठाते हैं। उन्हें लगता है कि चर्च पावर और पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है फेथ से ज्यादा। इसलिए मॉडर्न एरा में कुछ इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल रिलीजियस ग्रुप्स भी उभर के आए हैं। अब हम लोग बात करते हैं चर्चेस
चर्चेस के डिवाइन आर्टिफैक्ट्स, रिचुअल्स और मॉडर्न एरा में चर्चेस के रोल्स। डिवाइन आर्टिफैक्ट्स। ऑर्थोडॉक्स चर्चेस के पास कई डिवाइन आइटम्स होते हैं जिन्हें सील्ड आर्टिफैक्ट्स कहा जाता है। ये आइटम्स डायरेक्ट गॉड के आशीर्वाद से बने होते हैं और उनमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी या सुपरनैचुरल शक्ति होती है। ये आर्टिफैक्ट्स या तो एंशियंट एपॉड से बचे हुए होते हैं या फिर किसी पावरफुल बियॉन्डर के गिरने के बाद उनके एसेंस से बने होते हैं। हर चर्च अपने सील्ड आर्टिफैक्ट्स को सेक्रेड मानती है और सिर्फ हाई रैंकिंग क्लर्ज या स्पेशल टीम्स ही उन्हें यूज कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे एवरनाइट गॉडेस चर्च के पास ब्लैक रेलिक्स और मून थीम्ड आर्टिफैक्ट्स होते हैं। लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म चर्च के पास स्टॉर्म और लाइटनिंग से जुड़े वेपन्स हैं। इटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च के पास डिवाइन फायर और प्यूरिफिकेशन रिलिक्स हैं। स्टीम एंड मशीनरी चर्च के पास मैकेनिकल और गियर बेस्ड होली मशीन्स हैं। ये आर्टिफैक्ट्स या तो डिवाइन डिफेंस के लिए यूज होते हैं या पावरफुल बियॉन्डर्स और हेरिटिकल फोर्सेस के खिलाफ। अब हम लोग बात करते हैं चर्चेस के रिचुअल्स और वर्शिप सेरेमनीज के बारे में। हर ऑर्थोडॉक्स चर्च के अपने सेक्रेड रिचुअल्स होते हैं या डेली वर्शिप के लेकर एनुअल फेस्टिवल्स तक अलग अलग फॉर्म में होते हैं। एवरनाइट गॉडेस चर्च ने रात में डीप लाइट प्रेयर्स होती हैं जहां बिलीवर्स डार्कनेस में छोटी लाइट जलाकर डिवोशन दिखाते हैं। लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स चर्च के लोग स्टॉर्म्स के समय ओशन के किनारे प्रार्थना करते हैं। इटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च के फॉलोअर्स सनराइज के टाइम गॉड का नाम लेकर मेडिटेशन करते हैं। स्टीम एंड मशीनरी चर्च अपने वर्कशॉप्स और फैक्ट्रीज में मैकेनिकल प्रेयर्स करते हैं जैसे मशीन के पहले गियर को चलाने से पहले एक शॉर्ट प्रेयर। ये रिचुअल्स लोगों के डेली लाइफ में एक गॉड का प्रेजेंस को फील करने का तरीका है। अब बात करते हैं फेस्टिवल्स और सैक्रेड डेज के बारे में। ऑर्थोडॉक्स चर्चेस अपने अपने फेस्टिवल्स मनाते हैं। ये दिन उनके गॉड के मिरेकल्स, डिवाइन इंटरवेंशंस या उनके डिसेंड को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एवरनाइट चर्च का फेस्टिवल ऑफ अरोरा डार्कनेस में होप का बर्थ का प्रतीक है। लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स का डे ऑफ थंडर करेज और फ्रीडम का सिंबल है। इटर्नल ब्लेजिंग सन का रेडियंट डॉन फेस्टिवल लाइट और प्यूरिटी का सेलिब्रेशन है। स्टीम एंड मशीनरी चर्च का फाउंडिंग डे ऑफ इनोवेशन, ह्यूमन प्रोग्रेस और मैकेनिकल हार्मनी का उत्सव है। इन फेस्टिवल्स में लार्ज स्केल प्रेयर्स, म्यूजिकल कोर्स और डिवाइन ब्लेसिंग्स दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं मॉडर्न एरा में चर्चेस का रोल। फिफ्थ एपॉच के बाद से चर्चेस ने अपनी आइडियोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशन को मॉडर्न एरा के हिसाब से अडेप्ट किया है। उन्होंने साइंटिफिक डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन के दौरान फेथ और रीजन के बीच बैलेंस बनाए रखा है। स्टीम एंड मशीनरी चर्च ने टेक्नोलॉजी और फेथ को एक साथ मिलाया। एवरनाइट गॉडेस चर्च ने इक्वालिटी और स्पिरिचुअल पीस पर ज्यादा फोकस किया। इटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च ने प्यूरिफिकेशन और जस्टिस के रिचुअल्स को मॉडर्नाइज किया। आज के युग में भी ये चर्चेस पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल दोनों फील्ड्स में रिलेवेंट बने हुए हैं। उनका इन्फ्लुएंस सिर्फ टेम्पल्स तक नहीं बल्कि सिटीज, फैक्ट्रीज और पार्लियामेंट्स तक पहुंचा हुआ है। अब बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स और कोऑपरेशन के बारे में। आज के समय में भी सभी चर्चेस के बीच राइवलरी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस में उन्होंने मिलकर काम भी किया है। स्पेशली जब कोई कॉमन सुपरनैचुरल थ्रेट सामने आता है, जब कोई ग्रेट ओल्ड वन या हायर सीक्वेंस एंटिटी के रीबर्थ का डेंजर होता है, तो सभी चर्चेस अपने ईगो साइड में रखकर एक टेम्पररी अलायंस बना लेते हैं। ये कॉपरेशन लिमिटेड होती है सिर्फ तब तक जब तक डेंजर खत्म नहीं हो जाता। उसके बाद फिर से हर चर्च अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अलग हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं फेथ इन कॉमन पीपल के बारे में। मॉडर्न समय में लोग अपने डेली लाइफ में भी फेथ को एक मॉरल गाइडेंस के रूप में यूज करते हैं। उन्हें लगता है कि चाहे दुनिया कितनी भी मॉडर्न हो जाए, गॉड्स उनके ऊपर नजर रखे हुए हैं। बिलीवर्स अपने चर्च को सिर्फ एक वर्शिप प्लेस नहीं बल्कि एक मॉरल और इमोशनल सपोर्ट सिस्टम का रूप में देखते हैं। अब बात करते हैं ऑर्थोडॉक्स चर्चेस के सिंबलिज्म्स। ऑर्थोडॉक्स चर्चेस का असली मतलब है एक ऐसा ट्रेडिशन जो अनचेंज फेथ, डिसिप्लिन और प्योरिटी ऑफ वर्शिप में विश्वास करती है। ये चर्चेस हमेशा अपने ओरिजिनल डॉक्ट्रिन्स को प्रोटेक्ट करते हैं और मॉडर्न वर्ल्ड के करप्शन से अपने टीचिंग्स को बचाए रखते हैं। उनके लिए सबसे बड़ा प्रिंसिपल है फेथ फर्स्ट, लॉजिक सेकेंड। तो गाइस, इसी के
के साथ ऑर्थोडॉक्स चर्चेस के ऊपर ये वीडियो खत्म होता है। और गाइस मुझे बहुत सारे कमेंट आए कि मेरे को लाइक और वीडियोस अपलोड करना चाहिए LOTM पे, और जल्दी जल्दी अपलोड करना चाहिए। तो गाइस नहीं हो पाता है क्योंकि मैं अकेला सब कुछ करता हूँ, स्क्रिप्ट राइटिंग, फिर रिकॉर्डिंग, फिर एडिटिंग, फिर थंबनेल बनाना रहता है। तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है LOTM के ऊपर जो वीडियोस आते हैं, क्योंकि मेरे को सिर्फ एनिमे नहीं देखना है या मेरे को कुछ पर्टिकुलर लाइक मैं तुम लोगों को कोई मांगा या एनिमे नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैं लाइक लाइन वाइज चले जाऊँ। तो मैं लाइक कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक समझाता हूँ, तो इसमें मेरे को बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ते हैं और फिर वो चैप्टर्स पढ़ते पढ़ते मैं आगे 2-3 चैप्टर्स और एक्स्ट्रा पढ़ता हूँ कि आगे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जो मेरे से छूट रहा हो तो मैं वो भी कवर कर दूँ। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आए। मैं जानता हूँ ये वीडियो थोड़ा बोरिंग था क्योंकि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता यार, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा ज़्यादा ही अंडररेटेड है और ये टॉपिक कुछ ज़्यादा ही सीरियस और बोरिंग है, क्योंकि इसमें हम कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। बट ये टॉपिक बहुत अच्छा है जब तुम इसको लाइक को देखने जाओ। लाइक अगर तुम लोग चाहो तो मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बना सकता हूँ। जैसे अगर तुम चाहते हो मैं किसी एक चर्च के बारे में एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, उसका स्टार्टिंग टू एंड, उसके सारे मेंबर्स, उसके सारे पाथवेज, उसका हर एक चीज़ में एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, तो मेरे को 100 लाइक्स और 100 कमेंट्स चाहिए, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा इसके ऊपर। और गाइस मैं इसके बाद मोस्टली कुछ दिन में बोरूटो का लाइक मांगा जो टू ब्लू वर्टेक्स है वो एक्सप्लेन करके अपलोड करने वाला हूँ। मैं एक पूरा आर्क कवर करने वाला था एक ही वीडियो में, जो समथिंग 1 आवर या 1 आवर 10 या 20 मिनट्स का होने वाला था। बट अब नहीं होगा क्योंकि मैंने डिसाइड किया उसको मैं 30 मिनट्स या 30-50 मिनट्स 40 मिनट्स का वीडियो बना के 2 पार्ट में डालूं। तो आई होप तुम ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो भी देख लो। मतलब ये वीडियो जब अपलोड होगा उसके 3-4 दिन में मोस्टली वो अपलोड हो जाएगा शायद, तो तुम लोग वो वीडियो भी देख लेना, बहुत अच्छा है। तो और इसी बकवास के साथ वीडियो खत्म करते हैं। तो टाटा बाय बाय।